स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल में देखने के आगे सामने मोदी यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों, नीतीश कुमार नहीं देंगे अपना इस्तीफा। बताएंगे क्यों ये फैसला अचानक से लिया गया है। दोस्तों जनता दल यूनाइटेड के मंत्रियों से लेकर विधायकों का जोरदार तरीके के कार्यकर्ताओं ने विरोध करते हुए पूरी तरीके से स्थिति को पलट डाला है। दोस्तों बताएंगे क्या है डिटेल में पूरी जानकारी और इसी के साथ में मुख्यमंत्री आवास के बाहर जबरदस्त तरीके का हंगामा और बदले गए फैसले के बीच में बताएंगे किस तरीके का है पूरा लिंक। दोस्तों क्या अमित शाह की प्लानिंग हो रही है फेल और अचानक से दो गवर्नर के इस्तीफे को लेकर भी नई बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला और आखिरकार तमिलनाडु को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला तय कर लिया है। दोस्तों बताएंगे किस तरीके का फॉर्मूला तय किया गया है और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाते ही जनता दल यूनाइटेड बिखर जाएगी और पूरी तरीके से राष्ट्रीय जनता दल में जेडीयू का विलय तय दिखाई दे रहा है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दोस्तों जहां पर सरकारी सूत्रों और दिल्ली बिहार की प्रमुख मीडिया एजेंसी से रिपोर्ट में सामने आ रहा है कि नीतीश कुमार राज्यसभा का चुनाव लड़ने तो जा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार तुरंत इस्तीफा देने से साफ तौर पर मना कर रहे हैं। यानी तुरंत बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सरकार की जिम्मेदारी नीतीश कुमार नहीं देना चाहते। नीतीश कुमार तुरंत मुख्यमंत्री का पोस्ट नहीं छोड़ेंगे। अप्रैल के दूसरे सप्ताह में 10 अप्रैल के आसपास मुख्यमंत्री के पोस्ट से इस्तीफा देने को लेकर विचार कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे में तय किया गया है कि नीतीश कुमार राज्य की कमान को लगातार संभाल कर रखेंगे। यानी एनडीए गठबंधन के अंदर चल रहे भीतरघात को रोकने की कोशिश के तहत यह कदम बताया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार को भी डर सता रहा है कि जिस तरीके से कार्यकर्ताओं ने अब पार्टी छोड़ने का मन बना लिया है, क्योंकि नीतीश की सरकार नहीं रहेगी तो कार्यकर्ताओं का जेडीयू में रहकर क्या फायदा है। इन्हीं बातों को देखते हुए जनता दल यूनाइटेड पूरी तरीके से बर्बाद ना हो जाए, पूरी तरीके से आरजेडी में शामिल ना हो जाए, इसके बाद आनंद फानंद में यह फैसला लिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि नीतीश कुमार का तुरंत इस्तीफा नहीं होना बिहार की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी घटना है। एक और बड़ी अपडेट ये सामने आती है कि बिहार में 16 तस्वीरों से पता चल रहा है कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने का पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चप्पे चप्पे पर विरोध किया है। मुख्यमंत्री के आवास पर कार्यकर्ता रोते बिलखते नजर आए। विधायक, मंत्री और एमएलसी जहां दिखाई दिए वहां कार्यकर्ता पहुंचकर जयचंद बताते हुए निशाना साध रहे थे। दोस्तों जेडीयू के लोगों ने कहा कि हमारे पार्टी में 4 जयचंद है जिन्होंने मिलकर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पोस्ट से हटाने का पूरा षड्यंत्र रचा है, जिसमें संजय झा का नाम है, ललन सिंह का नाम है और अशोक चौधरी पर आरोप लगाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर कार्यकर्ताओं की नाराजगी एक बड़ा कारण है कि नीतीश कुमार 1 महीने तक इस्तीफा नहीं देंगे। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि 1 महीने तक इस्तीफा नहीं देना ये बहुत बड़ी बात है और नीतीश कुमार के लिए 1 घंटे और 1 दिन भी बहुत बड़ी बात होती है और नीतीश कुमार अपने पोस्ट से अभी इस्तीफा नहीं दे रहे, यानी नीतीश कुमार का मूड कभी भी पलट सकता है। दोस्तों 1 महीने का टाइम मांग रहे हैं तो हो सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ में कुछ बातचीत भी चल रही हो। नीतीश कुमार को समझ पाना इतना आसान नहीं है। अगर कुछ लोगों को लग रहा है कि नीतीश कुमार इतनी आसानी से इस्तीफा दे देंगे तो उनके लिए तगड़ा झटका है कि 1 महीने तक नीतीश कुमार अपना इस्तीफा नहीं देंगे। और नीतीश कुमार जब भी कुछ करते हैं तो सोच विचार करके करते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि अब भाजपा वालों की धड़कनें और ज्यादा बढ़ने वाली है, दोस्तों 1 महीने का टाइम नीतीश कुमार ने ले लिया, ये तो अपने आप में एक अद्भुत बात है। और अगर आप भी मानते हैं कि 1 महीने में बीजेपी वालों के हाथ पैर और फूलने वाले हैं तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर अचानक से खबर बंगाल से सामने आती है। दोस्तों बंगाल के गवर्नर का इस्तीफा अचानक हो जाता है। अपडेट यह है कि बिहार से सटे राज्य बंगाल, जहां पर जल्दी ही चुनाव की घोषणा होने वाली है। दोस्तों पश्चिम बंगाल के गवर्नर आनंद बोस अपने पोस्ट से इस्तीफा दे देते हैं। इस अचानक से हुए इस्तीफे को लेकर ममता बनर्जी ने भी अपनी हैरानी जताई है। दोस्तों उन्होंने कहा कि मैं तो बहुत हैरान और परेशान हो गई कि अचानक से गवर्नर का इस्तीफा कैसे हो गया। उनके इस्तीफे के पीछे वजह मुझे पता नहीं है। हालांकि मौजूदा हालात को देखते हुए मुझे हैरानी नहीं होगी अगर अभी किसी केंद्रीय मंत्री को यानी मोदी सरकार के किसी मंत्री को यहाँ पर लाकर गवर्नर बना दिया जाता है बंगाल के अंदर, क्योंकि चुनाव के दरमियान गवर्नर का एक बहुत बड़ा रोल होता है। दोस्तों मुख्यमंत्री की पावर खत्म हो जाती है और लगभग गवर्नर के हाथ में ही पूरा प्रशासन का तंत्र होता है। ऐसे में किसी केंद्रीय मंत्री को बंगाल का गवर्नर बनाया जा सकता है। इस ओर संकेत देते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी कि आरएन रवि को हटाकर बंगाल में कोई केंद्रीय मंत्री को गवर्नर बना दिया जाए और लगभग उम्मीद इसी तरीके की है, किसी एक मंत्री को हटाया जाएगा और उसको गवर्नर बनाया जाएगा और उसकी जगह पर नीतीश कुमार को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। कौन सा मंत्री हटेगा और यहाँ पहुंचेगा बंगाल में, ये एक बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि ये तो तय है कि गवर्नर के पोस्ट पर अब जल्दी से जल्दी नियुक्ति करनी पड़ेगी और किसी मंत्री को हटाना पड़ेगा। जिस भी मंत्री को हटाया जाएगा उसी की जगह पर नीतीश कुमार जाएंगे, ये बात भी तय है। ऐसे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार के लिए मंत्री का पोस्ट खाली करने के लिए गवर्नर का पोस्ट यहाँ पर बंगाल में खाली किया गया है? जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। और कौन सा मंत्रालय ऐसा है जिस पर नीतीश कुमार मान पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है दोस्तों। उनको टॉप 5 मंत्रालय में से कोई मंत्रालय मिलना चाहिए, लेकिन क्या अमित शाह गृह मंत्रालय छोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं लगता। क्या विदेश मंत्रालय के पोस्ट पर नीतीश कुमार जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। फाइनेंस मिनिस्टर
मिनिस्ट्री की बात आ जाए तब भी शायद मुश्किल है कि नीतीश कुमार को वहां भेजा जाएगा उनकी मानसिक स्थिति को लेकर। रक्षा मंत्रालय शायद मुश्किल है दोस्तों की खाली होगा। फिर बता है एक रेल मंत्रालय, शायद ये इनको मिल सकता है, लेकिन रेल मंत्रालय को लेकर नीतीश कुमार क्या राजी होंगे ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अब रेल बजट और जो देश का अपना ओरिजिनल बजट होता है दोस्तों, दोनों मिलकर एक साथ आते हैं, तो रेल का अलग से बजट होता नहीं है। तो अब पावर उस तरीके की रेल मंत्रालय की है नहीं, तो ऐसा कौन सा मंत्रालय जिस पर नीतीश कुमार मान गए, ये एक बहुत बड़ा सस्पेंस है दोस्तों, एक बहुत बड़ा सवाल है। आप लोग इस पूरे मामले पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बंगाल के राज्यपाल के इस्तीफे के बाद अब लद्दाख के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने भी अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। यानी हो सकता है कि 2 मंत्रियों को केंद्र से हटाकर इन 2 जगह पर भेजा जाए। नीतीश कुमार के लिए 2 मंत्रालय तैयार किए जाए। जो भी अपडेट आगे आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। तमिलनाडु को लेकर इस वक्त एक और अपडेट आई है कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले डीएमके और कांग्रेस पार्टी के बीच में गठबंधन को लेकर औपचारिकताएं पूरी हो गई है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से फोन पर बात करते हुए सीट शेयरिंग को फाइनल कर दिया है। डीएमके पार्टी के साथ में कई राउंड की बातचीत के बाद सीट शेयरिंग पर मोहर लगा दी गई है। कांग्रेस पार्टी को राज्य की 28 विधानसभा सीटों पर लड़ने का मौका दिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी 35 मांग रही थी दोस्तों, और 25 पर डीएमके राजी हो गई थी, लेकिन बाद में जब काफी बातचीत हुई तो 3 सीटें बढ़ाई गई है और 28 पर अब जाकर आखिरकार बातचीत हुई है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी की सीटों में इजाफा किया गया है, क्योंकि इस बार कांग्रेस पार्टी डीएमके पर काफी दबाव बना रही थी दोस्तों, और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि तमिलनाडु में उसका विस्तार हो। ऐसे में आप लोगों की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा के चुनावों को लेकर 6 उम्मीदवारों के लिस्ट में नाम घोषित कर दिया है। हरियाणा से लेकर हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर पार्टी ने अपने लोगों के नाम की घोषणा कर दी है। कौन चुनाव लड़ेगा, कौन उम्मीदवार होगा दोस्तों। ऐसे में पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष को मैदान में उतारा है। अनुराग शर्मा कांग्रेस पार्टी के खाटी नेता है, युवा नेता है दोस्तों, कांग्रेस के पुराने नेता है, उनको मैदान में उतारा जा रहा है। और अनुराग शर्मा के साथ साथ अब पार्टी ने तमिलनाडु को लेकर एक और अपडेट दी है। एम क्रिस्टोफर तिलक को तमिलनाडु से चुनाव लड़वाया जाएगा, राज्यसभा भेजा जाएगा। इसी के साथ में एक और जो जानकारी है वो ये कि अभिषेक मनु सिंघवी और वी नरेंद्र रेड्डी तेलंगाना से राज्यसभा जाएंगे। हरियाणा से कर्मवीर सिंह बौद्ध को मैदान में उतारा जा रहा है। हालांकि दोस्तों इनको लेकर विरोध जताया जा रहा था, और कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर जो और नेता है वो चाह रहे थे कि अपने गुट के लोगों को भेजे, लेकिन राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा था कि दलित समाज के हमारे पार्टी के बड़े नेता कर्मवीर सिंह बौद्ध जाएंगे, आगे जाएंगे। और ये भी एक युवा नेता है दोस्तों, तो राहुल गांधी के टाइम के जो नेता है, जो युवा नेता है, अब वो मैदान में उतरने लगे हैं। सोनिया गांधी जी के टाइम के अब नेता धीरे धीरे करके रिटायर होते जा रहे हैं। तो एक नया वेव कांग्रेस पार्टी के अंदर देखने को मिल रहा है, और यही आने वाले दिनों के अंदर कांग्रेस पार्टी की राजनीति को और मजबूत करेगा। अगर आप भी मानते हैं कि जो फ्रेश चेहरे हैं कांग्रेस में, वही कांग्रेस को 29 में सत्ता दिलवाएंगे और उससे पहले अलग अलग राज्यों के अंदर जीत दिलवाएंगे, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी बोले, कहा भारत की ऊर्जा सुरक्षा संकट में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुप्पी साध रखी है, उनको इस मामले पर खुलकर बोलना चाहिए और हमारी रणनीतिक स्वायत्ता खतरे में आ गई है नरेंद्र मोदी के चुप्पी के कारण। और कब तक नरेंद्र मोदी चुप्पी रखेंगे, ये एक बड़ा सवाल रहेगा दोस्तों। यानी स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान लगातार हमले कर रहा है, और वहां से कोई भी ऑयल टैंकर यानी तेल से भरा हुआ टैंकर गुजर रहा है तो ईरान उस पर हमला करके साफ तौर पर किसी को भी गुजरने नहीं दे रहा। केवल चीन का ऑयल टैंकर वहां से गुजर रहा है। भारत का 50% तेल उस क्षेत्र से आता है दोस्तों। ऐसे में ईरान और इजराइल के बीच में चल रहे युद्ध के कारण भारत के एनर्जी सेक्टर में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है दोस्तों। एनर्जी सेक्टर में काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है, और राहुल गांधी ने इसी ओर इशारा करते हुए कहा है कि हमको खुलकर बोलना चाहिए और अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। अब देखते हैं बीजेपी सरकार आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर कोई स्टैंड लेती है या नहीं लेती है, या फिर दोस्तों अमेरिका के एक्शन के विरोध में बीजेपी के लोग बोलने से ऐसे ही कतराते रहेंगे। जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें बिहार की सियासत में गुरुवार को एक बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला। नीतीश कुमार ने विधानसभा पहुंचकर राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया दोस्तों। इस दौरान नीतीश कुमार के नामांकन भरवाने के लिए अमित शाह खुद मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद थे, नितिन नवीन। उन्होंने भी बीजेपी की तरफ से राज्यसभा की उम्मीदवारी फाइल कर दी है दोस्तों। साथ ही साथ रामनाथ ठाकुर और उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। ऐसे में नीतीश कुमार ने कहा कि संसदीय जीवन की शुरुआत से उनके मन में यह इच्छा रही कि वे बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ साथ संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे। उन्होंने कहा कि इसी क्रम में वे इस बार राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बिहार की नई सरकार को पूरी तरीके सपोर्ट करेंगे। नीतीश कुमार के इस फैसले के बाद विपक्ष की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड पर जोरदार तरीके से निशाना साधा दोस्तों। उन्होंने कहा कि बिहार में बीजेपी ने महाराष्ट्र वाला मॉडल लागू कर दिया है। उनका आरोप है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार पर इतना दबाव बनाया कि उन्हें इस्तीफा देने की स्थिति में आना पड़ा। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि बीजेपी की राजनीति सहयोगी दल को कमजोर
करने की रही है। नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया गया है, नीतीश कुमार से इस्तीफा दिलवाया गया है, जबरदस्ती इस्तीफा दिलवाया गया है। ऐसे में दोस्तों बीजेपी अगला मुख्यमंत्री किसको बनाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे में नित्यानंद राय के साथ साथ सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। क्या आप मानते हैं कि कुछ बड़ा बिहार के अंदर आने वाले दिनों के अंदर होगा, क्योंकि नीतीश कुमार इतनी जल्दी इस्तीफा देकर चले जाएं और सब कुछ सही तरीके से हो जाए, ऐसा संभव होता हुआ नजर आता नहीं है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारत के आसपास के क्षेत्र हिंद महासागर के अंदर जिस तरीके से अमेरिका के सबमरीन से अटैक किया गया, उसके बाद भारत ने अपनी रणनीति को बदला है दोस्तों। सोनिया गांधी ने भी बीजेपी सरकार को फटकार लगाई थी। उसके बाद बीजेपी सरकार के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ईरानी दूतावास पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने शोक पुस्तिका पर साइन किया है, यानी शोक जताया है अली खामेनेई के मौत के मामले को लेकर, ईरान के सुप्रीम लीडर के मौत के मामले को लेकर। यानी तकरीबन 5 दिनों के बाद बीजेपी सरकार को होश आया है और उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर के हत्या के मामले को लेकर शोक जताया है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि ईरान और भारत हमेशा से एक अच्छे और मजबूत दोस्त रहे हैं, इसीलिए बीजेपी सरकार को ईरान के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, उनको हमेशा ईरान के साथ में भी अच्छे संबंध बनाकर रखना चाहिए, जैसा सोनिया गांधी ने लगातार बीजेपी पर दबाव बनाकर किया है। तो अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें राहुल गांधी ने एक और बयान जारी किया दोस्तों। राहुल गांधी ने भारत के आसपास के एरिया, यानी जो भारत का समुद्री क्षेत्र है दोस्तों, उसके अंदर ईरान के एक जहाज पर अमेरिकी सबमरीन के अटैक को लेकर नाराजगी जताई। राहुल गांधी कहते हैं कि दुनिया एक ऐसी स्थिति में पहुंच गई है जहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। भारत का जो ऑयल सप्लाई होता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता है। 40% यानी 40% तेल ईरान वाले इलाके से आता है और ईरान वहां पर विवाद में घिरा हुआ है, और एलपीजी के साथ साथ जो भारत का एलएनजी है उस क्षेत्र से आता है। तो ऐसे में भारत के अंदर एलपीजी और एलएनजी को लेकर स्थिति खराब हो सकती है। इसीलिए भारत को इस पूरे मामले पर, खासकर जो ईरान के जहाज जो भारत के अंदर आया था दोस्तों और भारत से वापस लौट रहा था, एक कार्यक्रम में शामिल होकर उस पर अमेरिका के द्वारा किए गए हमले की नाराजगी जतानी चाहिए और भारत को अपना क्लियर स्टैंड करना चाहिए कि भारत अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के मामले को लेकर डटकर खड़ा है। यानी भारत के इलाके में अगर अमेरिका के द्वारा हमला किया जाएगा तो भारत उसका विरोध करेगा। यानी भारत की जो सोवरेनिटी है दोस्तों, उसके साथ में खड़ा होने के लिए राहुल गांधी बीजेपी सरकार पर दबाव बना रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि भारत के एरिया में अगर ईरान के जहाज पर हमला किया जा रहा है तो यह भारत के लिए चिंता का विषय है और भारत को खुलकर इस तरीके के हमले का डंके की चोट पर विरोध करना चाहिए। किसी को खुश करने की विदेश नीति नहीं, बल्कि देश के हित में विदेश नीति होनी चाहिए। तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें भुवनेश्वर के अंदर राज्यसभा के चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। इसी क्रम में बीजू जनता दल यानी बीजेडी के आधिकारिक उम्मीदवार संतृप्त मिश्रा और साझा उम्मीदवार डॉक्टर दत्तेश्वर होता ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। बीजू जनता दल के उम्मीदवार संतृप्त मिश्रा ने राज्यसभा के चुनाव के लिए 3 सेट के नामांकन पत्र दाखिल कर दिए हैं, यानी उनको पूरी तरीके से सपोर्ट मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी और बीजू जनता दल दोनों एक साथ आ गए हैं, तो जो चौथी सीट है दोस्तों उसको लेकर जबरदस्त मुकाबला है। और देखते हैं जो दोनों पार्टी का साझा उम्मीदवार है डॉक्टर दत्तेश्वर होता, वो कैसे चुनाव जीते हैं दोस्तों, क्योंकि उनके पास मेजोरिटी तो है, लेकिन अगर खरीद फरोख्त की कोशिश की गई तो पूरी तरीके से जबरदस्त खेला देखने को मिलेगा। आप लोग इस पूरे मामले को लेकर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने कांगड़ा जिले के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अनुराग शर्मा को पार्टी का राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। तो इस बात को लेकर कार्यकर्ताओं में एक खुशी है दोस्तों, और मुख्यमंत्री ने भी कहा कि हमने अपने कार्यकर्ता को आगे किया है, जिला अध्यक्ष को आगे किया है। कांग्रेस पार्टी जिला अध्यक्ष को राज्यसभा भेजकर एक बहुत बड़ा मैसेज पार्टी के कार्यकर्ता को दे रही है कि पार्टी के कार्यकर्ता को जिला अध्यक्ष को सर्वोसर्वा समझना चाहिए। यानी जिला अध्यक्ष को राज्यसभा का मेंबर भी बनाया जाएगा, सांसद भी बनाया जाएगा, चुनाव भी लड़वाए जाएंगे और हर तरीके का चीज किया जाएगा, क्योंकि जिला अध्यक्ष अब कांग्रेस पार्टी में एक बहुत बड़ा पोस्ट माना जाएगा। यानी कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री के लेवल का पोस्ट अब अध्यक्ष या फिर सीनियर लोगों का नहीं होगा, बल्कि जिला अध्यक्षों का होगा दोस्तों, और जिला अध्यक्ष ही कांग्रेस पार्टी की मजबूत इकाई है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर नीतीश कुमार को पोस्ट से हटाए जाने का एक उल्टा असर बीजेपी के खिलाफ दिखाई दे सकता है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि 24 का चुनाव वो केवल इसलिए हारे थे क्योंकि कुर्मी समाज के लोगों ने बीजेपी को आईना दिखाया था, और कुर्मी समाज के वोट के कारण भारतीय जनता पार्टी प्रयागराज पूरे क्षेत्र के अंदर जितनी भी सीटें थी सारी सीटों पर बुरी तरीके से हार गई दोस्तों। और समाजवादी पार्टी भी कुर्मी समाज को अपने साथ में लेकर आ रही है, और कुर्मी समाज नीतीश कुमार को पोस्ट से हटाना अपने अपमान की तरह देख सकती है। और यही बड़ा कारण है कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के अंदर पहले कुर्मी समाज से आने वाले पंकज चौधरी को पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, ताकि कुर्मी समाज को साथ में जोड़ा जाए। फिर नीतीश कुमार को पोस्ट से हटाया जा रहा है बैलेंस करने के लिए दोस्तों। लेकिन कुर्मी समाज के लोग क्या इस बात को स्वीकार करेंगे कि उनके नेता नीतीश कुमार को पोस्ट से हटाया जा रहा है, और इसके एवज में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के अंदर एक कुर्मी समाज का बनाया गया है। एक ऐसे नेता
नेता को दोस्तों, जिसको कोई ज्यादा जानता भी नहीं है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर कुर्मी समाज 2024 को एक बार फिर रिपीट करेगा और पीडीए का गठबंधन फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को 24 के चुनाव की तरह जोरदार तरीके से हराएगा। उत्तर प्रदेश में कुर्मी समाज के भाइयों समझ जाइए, बीजेपी किसी की सगी नहीं है, इसलिए इस बार नीतीश कुमार जी को इन्होंने हटा दिया और अखिलेश यादव जी की पीडीए सरकार को इन्होंने हटाया। ये लोग पीडीए से नफरत करते हैं, इसीलिए कुर्मी समाज एक बार फिर से बीजेपी को आईना दिखाने के लिए प्रदेश में तैयार है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इस पूरे मामले पर चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर को Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई है। दोस्तों इन्होंने पहले बाबरी मस्जिद बनाने की बातें बंगाल के अंदर की थी और बंगाल में एक अलग तरीके का माहौल बनाया था, यानी पहले बंगाल के अंदर ममता बनर्जी का जो विकास का मॉडल है दोस्तों, उस पर चर्चा चल रही थी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल इसलिए था क्योंकि बीजेपी को पश्चिम बंगाल के अंदर गुजराती पार्टी बताया जाता है, जिस कारण से भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंसी पड़ी थी। दोस्तों ऐसे में हुमायूं कबीर आकर बहस को एक अलग तरीके से मोड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम डिबेट को बढ़ावा दे रहे हैं, जिस कारण से बुरी तरीके से फंस रही है भारतीय जनता पार्टी। ऐसे में आप लोगों की क्या राय है पूरे मामले पर लिखकर जरूर आएगा। हुमायूं कबीर को क्यों Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई है, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई बड़ा कारण होगा। जनवरी में कबीर ने अपनी जान को खतरा बताते हुए केंद्रीय सुरक्षा की मांग को लेकर कोलकाता के हाईकोर्ट के अंदर याचिका दायर की थी। दोस्तों इनको सुरक्षा दी जा रही है तो जरूर ये फायदा जिसको पहुंचा रहे हैं वे लोग ही इनको सुरक्षा मुहैया करवा रहे होंगे, क्योंकि इससे पहले ये भारतीय जनता पार्टी में ही थे और लोकसभा का चुनाव भी बीजेपी में रहकर लड़ चुके हैं। तो इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, पिछला रिकॉर्ड है, वो बीजेपी के साथ में मिलकर काम करने का है। तो अब ये ममता बनर्जी के खिलाफ बयान देकर कहीं ना कहीं माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ममता बनर्जी के खिलाफ। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। साथ ही साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी की जो महिला इकाई है दोस्तों, पूरी तरीके से मैदान में उतरकर हरदीप पुरी के खिलाफ मैदान में उतरकर प्रोटेस्ट करती हुई नजर आई। हुआ ये कि महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एप्स्टीन फाइल में नाम आने के विरोध में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के सरकारी निवास के बाहर जाकर नेम प्लेट पर काली पोत दी और कांग्रेस पार्टी हरदीप पुरी को लेकर लगातार विरोध कर रही है दोस्तों और इस्तीफे की मांग कर रही है। अजय झा की ओर से जानकारी दी गई है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हरदीप सिंह पुरी लिखा हुआ है और जाकर स्याही पोत दी गई है, बल्कि हाथ में स्प्रे लेकर गए थे, ब्लैक स्प्रे, और ब्लैक स्प्रे मारकर होली खेल ली गई। इसके साथ में बता दिया गया कि हमको ऐसा मंत्री नहीं चाहिए जिसके ऊपर इतने गंभीर दाग लगे हुए हैं। एप्स्टीन फाइल में कई बार जिक्र आता है हरदीप पुरी का। इस मामले पर बीजेपी के नेता हरदीप पुरी को लग रहा था कि मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। इस मामले पर कांग्रेस पार्टी बीजेपी को बिल्कुल नहीं छोड़ेगी और अब जब बजट सेशन का दूसरा राउंड शुरू होगा तब तो और ज्यादा बड़ा बवाल शुरू होने वाला है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ 28 फरवरी को खामेनेई की हत्या होती है, यानी ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या कर दी जाती है। इसके बाद मोदी सरकार चुप्पी साध कर बैठती है। फिर सोनिया गांधी ने शोक जताते हुए मोदी सरकार की आलोचना करते हुए इंग्लिश से लेकर हिंदी अखबारों में लेख लिख मारा। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बीते दिन की दोस्तों। फिर मोदी सरकार अचानक से जागती है और अपने विदेश सचिव को भेजती है कि जाओ और ईरानी दूतावास में जाकर अपना शोक व्यक्त करो, यानी ये बताओ कि ईरान के अंदर हुए हमले और आयतुल्ला खामेनी के मौत के मामले को लेकर भारत अपनी संवेदना दिखाता है। भारत श्रद्धांजलि उनको देने के लिए पहुंचा है दोस्तों। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं ये एक अच्छा फैसला है, अगर आप भी मानते हैं कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के दबाव में ही ऐसा किया गया, लेकिन भारत के दृष्टि से, भारत के नजर से बहुत अच्छा कदम उठाया गया है, क्योंकि ईरान की जनता आयतुल्ला खामेनी के साथ में खड़ी है दोस्तों। और भारत को यह देखना चाहिए कि अगर ईरान की जनता अपने नेता सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनी के साथ में खड़ी है तो भारत को जनता के साथ में खड़ा रहना चाहिए और ईरान की जनता जिसके साथ में है भारत को उसके साथ में खड़ा रहना चाहिए। और खामेनी जी के समर्थन में कहीं ना कहीं भारत ने अपना हस्ताक्षर करके, साइन करके बता दिया है कि अब भारत की नीति में थोड़े बदलाव हुए हैं। अगर आप भी मानते हैं कि विपक्ष के दबाव में ही सही लेकिन कुछ तो बदलाव किया गया है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों, गुजरात में स्थानीय चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी ने कमेटियां बनाई है दोस्तों, कमेटियों का गठन किया है और इस कमेटी में कई लोगों को बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जो स्ट्रेटजी कमेटी है यानी रणनीति बनाने का जो काम है वो भरत सिंह सोलंकी करेंगे। इसके चेयरमैन होंगे कमेटी के और लालजी देसाई साथ में मौजूद होंगे वाइस चेयरमैन के तौर पर, और तीसरे हेमांग वसावड़ा कन्वीनर के तौर पर काम करेंगे। इसके बाद कैंपेन कमेटी की जिम्मेदारी 3 लोगों को दी गई है। शक्ति सिंह गोहिल इसकी जिम्मेदारी संभालेंगे, चेयरमैन रहेंगे। परेश धानानी को जिम्मेदारी वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर, वाइस चेयरमैन के तौर पर दी गई है और गनीबेन ठाकुर कन्वीनर के तौर पर काम करेंगे दोस्तों। इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी की जिम्मेदारी सिद्धार्थ पटेल निभाएंगे, जिग्नेश मेवाड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे और विमल भाई शाह को भी जिम्मेदारी दी गई है। तो ऐसे में अगर आप देखें तो कांग्रेस पार्टी किस रणनीति पर काम करेगी गुजरात में, ये 3 लोग मिलकर तय करेंगे, भरत सिंह सोलंकी, लालजी देसाई और हेमांग वसावड़ा। और इसके बाद कैंपेन किस तरीके से काम करेगा, यानी पहले नीति बनेगी, फिर देखा जाएगा कैसे प्रचार करेंगे और इलेक्शन के अंदर कैसे मैनेजमेंट होगा, ये भी देखने के लिए टीम बना दी गई है। प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन कमेटी बनाया गया है कि हम लोगों ने जो प्लान बनाया था वो कितना इंप्लीमेंट हुआ है। फिर मैनिफेस्टो के लिए भी कमेटी बनाई गई है। तो सारे नेताओं को जिम्मेदारी राहुल गांधी ने अभी से दे दी है। 27 का चुनाव गुजरात के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए करो मरो की स्थिति है दोस्तों। पार्टी को अपनी स्थापना वापस से करनी पड़ेगी, गुजरात जीतना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। साथ ही साथ
उत्तर प्रदेश के चुनाव 27 में होने वाले हैं, केवल एक साल का समय बचा हुआ है। ऐसे में बसपा के प्रमुख मायावती ने 2027 के चुनाव से पहले अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर करना शुरू कर दिया है। पार्टी ने अपने लोगों को मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। बसपा ने आजमगढ़ के दीदारगंज विधानसभा सीट से अबुल कैश आजमी और जालौन के माधोगढ़ विधानसभा सीट से आशीष पांडे और जौनपुर के मुंगरा बादशाहपुर विधानसभा सीट से विनोद मिश्रा को मैदान में उतारा है। सहारनपुर देहात विधानसभा सीट से फिरोज आफ्ताब को प्रभारी बनाया गया है। एक तरफ से बीएसपी ने उम्मीदवारों को हरी झंडी दिखानी शुरू कर दी है। सोशल इंजीनियरिंग पर सबसे ज्यादा ध्यान है दोस्तों। बहुजन समाज पार्टी इस बार मुस्लिम और ब्राह्मण समाज के उम्मीदवारों पर ज्यादा फोकस कर रही है। ब्राह्मण और मुस्लिम समाज के मतदाता अगर बड़ी संख्या में बहुजन समाज पार्टी को वोट करेंगे दोस्तों, तो दलित समाज के लोग तो पहले से ही बहुजन समाज पार्टी के साथ में डंके की चोट पर खड़े हैं। तो ऐसे में स्थिति पलटेगी और आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2007 को रिपीट किया जाएगा। मुस्लिम और ब्राह्मण समाज के लोगों के इक्वेशन को बैलेंस किया जा रहा है। समीकरण को पूरी तरीके से स्थिर करने की कोशिश मायावती जी कर रही है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि मायावती जी जो समीकरण इस बार 27 के चुनाव को लेकर बना रही है, उसे कहीं ना कहीं एक जबरदस्त तरीके का गेम प्लान देखने को मिल सकता है दोस्तों। उस गेम प्लान का असर भी राज्य के अंदर होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण समाज काफी नाराज है और ब्राह्मण समाज को सबसे ज्यादा टिकट जो पार्टी देगी तो ब्राह्मण समाज के लोग जरूर उधर जाएंगे और मुस्लिम समाज के लोग भी कहीं ना कहीं एक नए विकल्प की ओर देख रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर कोई नया फॉर्मूला तैयार कर पाएंगे, क्योंकि अगर दोनों पार्टियां साथ में आ जाती है तो बहुजन समाज पार्टी की जो रणनीति है वो काम करेगी दोस्तों। कांग्रेस पार्टी भी अगर बहुजन समाज पार्टी के साथ आकर चुनाव लड़ती है तो इसका सीधा मतलब यह है कि ब्राह्मण समाज में जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है वो भी दूर हो जाएगा, क्योंकि ब्राह्मण समाज कांग्रेस पार्टी को लेकर ज्यादा कंफर्टेबल यानी ज्यादा सहज महसूस करती है, खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर। और बहुजन समाज पार्टी को ब्राह्मण समाज ने हालांकि 2007 के चुनाव में जमकर वोट डाला था दोस्तों, तो इस बार भी उस तरीके की स्थिति बन सकती है। देखना ये होगा कि आखिरकार होता क्या है। सारी बड़ी अपडेट आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। बहुत